गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को दिल से थैंक यू कहता हूँ व्हाट्सएप पे वो सारे मैसेजेस भेजने के लिए, यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर कमेंट्स लिखने के लिए, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करने के लिए। इट्स ए मैटर ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। एक नए इन्वेस्टर के माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये म्यूचुअल फंड के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होगी जिसमें हर एक छोटी बड़ी बात को मैं क्लियर करूंगा। मुझे आप लोग का साथ चाहिए। कुछ सालों के इन्वेस्टमेंट के बाद हम कैसा अच्छा रिटर्न लेकर मार्केट से निकले ये हम जानेंगे। केवाईसी क्या होता है, म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड की सारी किस्मों के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन टैक्स आपको कब और कितना लगता है, हर एक छोटी बड़ी बात जो एक इन्वेस्टर को जाननी चाहिए हम यहाँ पर बात करके क्लियर करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो को बहुत ही आसान बनाऊं, आपके समझ में आ जाए और आप अच्छे इन्वेस्टर के लिए जो नॉलेज चाहिए आप वो इस वीडियो से ले पाओ। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। केवाईसी क्या होता है, जिसे हम फुल फॉर्म में कहेंगे नो योर क्लाइंट। ये फॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, या फिर CAMSKRA वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ये दोनों भी वेबसाइट के लिंक्स बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर पहली बार म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में आना चाहता है उसको ये प्रोसेस कराना पड़ेगा। केवाईसी इज ए मस्ट, वन टाइम प्रोसेस, एक बार कराना है बस आपको। ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर्म में जाएगा, पैन कार्ड वगैरह, आपका एड्रेस, फोन नंबर, आपका नाम, पता, सारे चीजें होती हैं जो आपको फिलअप करनी है। मैं आपको फॉर्म दिखा दूं उसका। ये रहा उसका फॉर्म, यहाँ पर पहले ही लिखा है प्लीज फिल इन इंग्लिश एंड इन ब्लॉक लेटर्स। ये अपनी फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कलर वाली यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर जो जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए और अच्छे से इसको फिलअप कर दीजिए। और फोटो आपकी रीसेंट होनी चाहिए। आप फोटो लगाने के बाद इसमें क्रॉस सिग्नेचर होनी चाहिए, यानी आधी फॉर्म पे आनी चाहिए आपकी सिग्नेचर और आधी तस्वीर पे आनी चाहिए। यही काम आप म्यूचुअल फंड कंपनी से भी करवा सकते हैं। जब आप उनके पास फंड खरीदने जाते हो पहली बार तो केवाईसी भी वो प्रोसेस करवा देते हैं, टाइम उतना ही लगेगा। और म्यूचुअल फंड कंपनीज केवाईसी आपको करके देती है तो वो आपके लिए एक फेवर करके दे रही हैं। वो CAMSKRA वाले केवाईसी को प्रोसेस करते हैं, ये आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके वहीं देने वाले हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी आपको ये सब करके दे रही है और ये एक्सपेक्ट करेंगे वो लोग कि आप उनके साथ फंड भी परचेस करो। अगर वो केवाईसी कर रहे हैं खाली में तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। वो एक एज ए न्यू इन्वेस्टर को इनवाइट कर रहे हैं, आइए हमारे पास, हम सब करवा देंगे और आपका म्यूचुअल फंड भी आप हमारे साथ करिए। तो इस हिसाब से बुराई इसमें कुछ नहीं है। हर कोई चाहता है कि अपना प्रोडक्ट बेचे और अच्छे से बेचने के लिए वो लोग केवाईसी भी करवा के दे रहे हैं आपको। तो आप तो पहले से ही सेलेक्ट कर रहे हो, जो म्यूचुअल फंड का आपको फंड खरीदना है उनके पास ही जा रहे हो, फंड भी उनसे खरीदना है तो केवाईसी भी करवा लेना उनके साथ, क्योंकि एक जगह से दोनों चीजें साथ में शुरू होंगी और केवाईसी भी प्रोसेस हो जाएगा। केवाईसी जब आपका फिनिश हो जाता है तो आपका स्टेटस, आपका पैन कार्ड का स्टेटस अपडेट हो जाता है। आपका स्टेटस केवाईसी कंप्लायंट कहलाता है और इसका कोई सर्विस चार्ज आपको पे नहीं करना, चाहे वो CAMSKRA का सर्विस सेंटर हो या म्यूचुअल फंड की कंपनी में आप अगर करवाते हो आपका केवाईसी, कहीं भी आपको इसका कोई चार्ज पे नहीं करना। इट्स ए फ्री प्रोसेस। लेकिन 30 से 40 दिन लगते हैं ये पूरा प्रोसेस खत्म होने के लिए। जब आप केवाईसी कंप्लायंट हो जाते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड से आप फंड्स खरीद सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑनलाइन का ऐसा है कि बास म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको पहली बार में ऑनलाइन खरीदने के लिए रिस्ट्रिक्ट करेगी, जैसा कि DSP ब्लैक रॉक कंपनी। आपको अगर ये म्यूचुअल फंड पहली बार खरीदना है तो उनके सेंटर में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन ली जाएगी। फिर बाद में वो ईमेल से एक डमी फोलियो नंबर भेजेंगे आपको। अब ये फोलियो नंबर क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। वो फोलियो नंबर से आप ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं
DSP BlackRock वेबसाइट पे। फिर वहां से आप ऑनलाइन परचेस करोगे पहली बार। आप म्यूचुअल फंड ऑफिस जाने का सोचते हैं अपना KYC और किसी फंड को खरीदने के लिए, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बता रहा हूं अभी आपको। आप सबसे पहले तो अपना एक बैंक सेविंग अकाउंट होना चाहिए आपके पास, और वो सेविंग अकाउंट से आपको जो पर्सनलाइज चेक बुक मिलेगी वो साथ रख ले, जिसपे आपका नाम, पता और अकाउंट नंबर होगा। रिसेंटली खींचे हुए 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज के अपने फोटोग्राफ्स भी साथ रख ले। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप अपना पैन कार्ड रख लें, जो कि बहुत जरूरी है। साथ में एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड रख लें। अगर आधार कार्ड ना हो तो पासपोर्ट या दूसरा कोई एड्रेस प्रूफ रख सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट का पर्सनलाइज चेक बुक आपके साथ इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपके बैंक अकाउंट को आप जो फंड खरीदोगे वो फोलियो के अंदर लिंक्ड करवाना होता है। ये मैंडेटरी प्रोसेस है। एक चेक की कॉपी आपको कैंसल्ड करके देनी है उनको। उसका तरीका ये है कि चेक के अतराफ में 2 लंबी सी लाइन खींचिए और दोनों लाइन के बीच में कैंसल्ड करके लिख दीजिए, और आप म्यूचुअल फंड वालों को अपने फंड के फॉर्म के साथ ये चेक दे दें, और वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट को फोलियो के साथ लिंक कर देंगे। फिर भी आपको वैसा चेक नहीं मिलता तो आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट पे ऑनलाइन लॉगिन करिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिंट कर लीजिए, उस पे अपनी खुद की साइन करके सेल्फ अटेस्टेड करना है आपको। अब जब आप फंड खरीदने के लिए अपना फंड का फॉर्म फिलअप करके दोगे फंड वालों को ब्रांच में, उसी के साथ ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जिसको आपने सेल्फ अटेस्टेड कर लिया वो आपको सबमिट करना है। चेक में जो डिटेल्स होते हैं आपके अकाउंट नंबर, एड्रेस और आपके नाम के, वो स्टेटमेंट में भी होंगे। अगर चेक ना हो तो स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। फ्यूचर में सारे ट्रांजैक्शन ये लिंक्ड अकाउंट के साथ ही होंगे, जो आप परचेस करोगे, जो आप रिडीम करोगे। सिंगल अकाउंट ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप अकेले ये अकाउंट के मालिक होंगे। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। जॉइंट अकाउंट होल्डर जो भी आपके साथ होंगे उनके सारे वही डॉक्यूमेंट्स रख लें जो आपने अपने लिए ओरिजिनल में रखे, और आपको नॉमिनी भी देना होता है। आपके बाद इन पैसों पे किसका हक होगा अपने फैमिली में, आप उनका भी नाम पहले से सोच के वो फॉर्म में फिल कर दें। आजकल ऑनलाइन KYC हर कोई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे आपको नजर आएगा। उसको आप कहेंगे eKYC। आप देख सकते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड की कंपनी की वेबसाइट पे जाओ तो वहां पर आता है प्रोसेस योर eKYC, फिनिश योर eKYC। ये KYC का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जो आप फिजिकल प्रेजेंस में उनको जाके दे रहे थे पहले, वो आप ऑनलाइन करवा सकते हो। फर्स्ट आपको पैन कार्ड डालना है, आधार कार्ड देना है उनको, और आगे उनका जो भी फॉर्म है फिलअप करिए और KYC प्रोसेस चालू हो जाएगी ऑनलाइन। लेकिन मैं आपको फिर भी ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पहली बार अगर इन्वेस्ट कर रहे हो और आप मंथली सिप करना चाहते हो तो आप उनके पास एक बार चले जाएं। इससे आपको एक फायदा तो होगा, आप म्यूचुअल फंड कंपनी को जान लोगे, आप उनसे कुछ नया सीखोगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो। म्यूचुअल फंड कैसा काम करती है उनसे बात करो, उनसे मिलो, उनका काम करने का तरीका देखो, तो इससे आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे जाएंगे ज़िंदगी के, लेकिन आप एक नई चीज़ सीख कर आओगे, और आप जब वापस आओगे तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आओगे कि मैं जहाँ पर पैसा लगाया हूँ वो ठीक है, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो, कंपनी को देखा ही नहीं है, आपने पैसा लगाना शुरू कर दिया। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। तो आप वहाँ पर जाइए फिजिकली और देखिए उनका काम करने का तरीका, KYC प्रोसेस करवाइए। उनके बाद सारी जिंदगी पड़ी है ऑनलाइन परचेस करने के लिए और रिडीम करने के लिए। आप पसंद का जो भी फंड है, SIP या लमसम, आप वो खरीदोगे, लेकिन सबसे पहले फॉर्म की जो पॉलिसी होती है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लमसम अमाउंट में परचेस करने के मिनिमम परचेस लिमिट्स हो सकते हैं, अलग अलग फंड के अलग अलग लिमिट्स। बास फंड्स आपको 500 रुपये से भी मिनिमम परचेस कर पाओगे आप लमसम अमाउंट में,
बास फंड्स को परचेस करने के लिए मिनिमम 5,000 का चेक आपको देना पड़ेगा। फिर फ्यूचर में आप जितना भी एडिशनल परचेस करोगे वही फंड के साथ उसका भी कोई मिनिमम लिमिट होगी। जैसा 5,000 रुपए फर्स्ट इनिशियल पेमेंट आपने लमसम में खरीद लिया, वही उसकी मिनिमम लिमिट थी। लेकिन फ्यूचर में जब आप एडिशनल परचेस करने जाओगे वही फंड के साथ, तो वहां पर 1,000 रुपए मिनिमम हो सकता है एडिशनल परचेस। या अगर आप सिप बनाना चाहते हो वही फंड के साथ, तो उसमें भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वहां पर भी लिमिट हो सकती है। मिनिमम लिमिट 500 रुपए या 1,000 रुपए का सिप हो सकती है वहां पर। तो फंड की पॉलिसी में आपको ये सब नजर आएगा, लमसम अमाउंट की क्या फंड्स की लिमिट है और सिप की क्या लिमिट है और एडिशनल फंड परचेज करने के क्या लिमिट्स हैं। तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन कर सकते हैं। आप पहली बार जब उनके पास जाओगे तो आप SIP अगर करना चाहते हो तो वो फॉर्म में SIP के लिए आप टिक करें। अगर आप उस वक्त लमसम देना चाहते हैं कुछ अमाउंट और SIP का फ्यूचर में सोचेंगे या ऑनलाइन करना चाहते हैं बाद में जब आपका KYC प्रोसेस हो जाएगा, तो आप वैसा भी करवा सकते हैं। लमसम की जो मिनिमम लिमिट है उतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा बाय चेक, और बाद में जब आपका KYC हो जाता है एडिशनल परचेज किया जा सकता है। हम आगे बात करेंगे, अगर ऑलरेडी आपका KYC कंप्लीट हो चुका है तो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पे जाके उनके साथ ऑनलाइन अकाउंट कैसा क्रिएट करें, ये हम जानेंगे। ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करने के बाद सारे ऑप्शंस इस अकाउंट में इनेबल हो जाते हैं। आपको बस अपना पर्सनलाइज्ड चेक उनको देना है कैंसिल करके, या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑथराइज सिग्नेचर करके सेल्फ अटैच करके उनको भेजना है। बाय ईमेल कर सकते हैं। एक बार ये हो जाए प्रोसेस, आपके पास आपका अकाउंट फुल्ली एक्टिव हो जाएगा। अकाउंट से आप परचेस करो, रिडीम करो, स्विच करो, जो चाहो, जो फिजिकली हो सकता था वो यहाँ भी होगा। आगे बात करेंगे कि यही चीज ऑनलाइन बैठे बैठे हम कैसा कर सकते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ। पहली बार आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पर पैन कार्ड का नंबर आपको लिखना होता है। जैसा ही आप पैन कार्ड का नंबर डालते हो वो चेक करेगा और बताएगा कि आपका पैन कार्ड KYC प्रोसेस हो चुका है। फर्दर लॉगिन करने के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है, नाम, पता, एड्रेस सब कुछ लिखना है। ये प्रोसेस बहुत ही आसान प्रोसेस है। सारा इंस्ट्रक्शन वहां पर आता जाएगा, आप उसको फॉलो करते जाइए और आपका थोड़ी देर में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एक बार अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप अपने पसंद का फंड खरीदिए। फंड खरीदने के बाद सक्सेसफुल मैसेज आएगा, आप फंड डेबिट कार्ड से या ऑनलाइन बैंकिंग से खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगा कंफर्मेशन का। म्यूचुअल फंड वाले आपको कॉल कर सकते हैं। उस कॉल के दौरान आपको पूछा जाएगा कि आप अपना पर्सनलाइज्ड कैंसल चेक या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यहाँ पर स्कैन करके उनको देना है। एक बार आप ये स्कैन करके भिजा दोगे तो आपके फोलियो के अंदर आपके सेविंग बैंक को लिंक्ड कर देंगे वो लोग। आप एक अकाउंट लिंक करवा सकते हो या एक से ज़्यादा भी करवा सकते हो। आप जब म्यूचुअल फंड से कोई सेविंग अकाउंट आपका खुद का लिंक करवाते हो तो वही प्रोसेस आपको करना है जो आप पहले अकाउंट को लिंक करवाने के लिए किया था। ये ऑनलाइन भी की जा सकती है या ब्रांच में जाके भी कर सकते हैं। कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी में अपने सेविंग अकाउंट से फंड परचेस कर पाते हो, लिंक्ड हो या ना हो। लेकिन बास म्यूचुअल फंड कंपनीज ये अलाउ नहीं करती कि आप दूसरे सेविंग अकाउंट्स यूज करो फंड परचेस करने के लिए। जो अकाउंट लिंक्ड होगा उनके साथ वही अकाउंट से आप फंड परचेस कर पाओगे। तो ये म्यूचुअल फंड्स बास होते हैं जो अलाउ करते हैं, बास होते हैं जो अलाउ नहीं करते। और अगर आप एक से ज़्यादा लिंक करवाते हो अकाउंट्स अपने खुद के, तो आपका एक अकाउंट उसमें से डिफॉल्ट होगा। परचेस तो आप सभी से कर पाओगे, लेकिन जो रिडीम करने की बारी आएगी, रिडीम सिर्फ डिफॉल्ट लिंक्ड अकाउंट में होंगे पैसे। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हर एक इंडियन के लिए
ओपन है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जो इंडियंस अब्रॉड में रहते हैं एनआरआई स्टेटस के साथ, वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इंडियंस अमेरिका और कनाडा में रहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बाकी सब कंट्रीज में जो इंडियंस रहते हैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, ये म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स आप जो खरीद रहे हैं, इट्स लाइक कि मैं आप एक आसान सा एग्जांपल दूं। एक बड़ा सा केक है जिसका प्राइस है 5000 रुपीज। आप इतना ज्यादा पैसा देकर ये केक नहीं लेना चाहते और आपको इतनी ज्यादा केक की जरूरत भी नहीं है, और आप 10 रुपए में वही केक टेस्ट करना चाह रहे हो, तो शेफ क्या करेगा, इसके छोटे छोटे पीसेस बना देगा, सारे केक के छोटे छोटे पीसेस। अब पब्लिक क्या करती है, केक के पीसेस एक पीस 10 रुपए में, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतने केक के पीसेस वो बाजार से उठा लेता है। तो आप एक महंगी चीज को सस्ते में पीसेस के भाव में खरीद रहे हो। तो नेट एसेट वैल्यू उसी को कहते हैं। जो 5000 करोड़ का म्यूचुअल फंड है उसका नैफ का रेट है 20 रुपए, और आप वो 20 रुपए का नैफ खरीद के उस फंड के एक छोटे से पीस के मालिक हो जाते हैं। अब जैसा वो फंड ग्रो करता है तो आपके 20 रुपए का नैफ का वैल्यू 40 रुपए हो जाएगा, तो आप वहां पर 100% गेन किया। तो ये जो नैफ के रेट्स हैं 20 रुपए या 400 रुपए। अभी आप देखेंगे फ्रैंकलिन का एक म्यूचुअल फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप। अभी इसके नैफ की प्रेजेंट कीमत है 364 रुपए। ये कभी 10 रुपए भी था, तो 10 से 20 हुआ, 20 से 40 हुआ, 40 से 80 हुआ। ये अपने फंड की वैल्यू को डबल करते 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 10 से लेके 364 रुपए पे आ गया। तो क्या अभी इसमें इन्वेस्ट करना ठीक नहीं? बाज लोग ये सोचते हैं कि अब इतना बढ़ गया है और क्या बढ़ेगा, यहाँ पर ही मिस्टेक करते हैं। ये लगातार एक स्पीड में बढ़ रहा है और इसमें बैठने वाला फायदा करेगा, क्योंकि ये स्पीड कंटिन्यूसली चल रही है। ये टक्कर का कंपटीशन दे रहा है सारे अपने साथ वाले फंड्स को, इसीलिए ये इतना ग्रो कर पाया। कोई फंड होता है जो 10 रुपए में शुरू होता है, आप बोलते हो 10 ही रुपए का है, आप ले लेते हो 1 लाख रुपए का, लेकिन वो फंड 10 से 20 रुपए होने के लिए उसकी कमर टूट जाती है। उसको 10 से 11 होता है, 11 से 12 होता है, 12 से फिर 11 हो जाता है, फिर 10, 9 भी हो जाता है। कई साल ऐसा ही स्ट्रगल करते रहता है, लेकिन फिर एक बार 20 पे आता है कई साल के बाद, 6 साल 5 साल के बाद, यानी डबल हुआ वो। फिर उसके बाद वहां से वो स्पीड गेन करना चालू करता है, फिर वो वहां से 20 से 25, 25 से 30 होता है। क्योंकि मार्केट में कोई नया फंड आता है तो शुरू उसको मार्केट में एस्टैब्लिश्ड होना पड़ता है, फिर मार्केट से रिस्पॉन्स आने लगता है, वापस फायदा मिलता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं कि अच्छे म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स हैं जो अच्छी कंपनियों में लगाते हैं। ऐसे फंड्स हैं जो शुरू से ही मैजिक करते हैं, जैसा कि DSP ब्लैक रॉक माइक्रो कैप। ये फंड जब से शुरू हुआ है जादू कर रहा है। हर साल अगर आप जाके मनी कंट्रोल में आप देखें डायरेक्ट फंड में, तो आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपके नैफ की कीमत कोई भी हो, अगर वो फंड अच्छे रफ्तार में आपको हर साल मुनाफा दे रहा है तो आप खरीद लें, क्योंकि नैफ की कीमत से आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको ये देखना है कि 10 रुपए का 20 रुपए पहले होता है या 50 रुपए का 100 रुपए पहले होता है नैफ। तो देखिए कि अच्छा रिटर्न रेट कौन दे रहा है, जो मार्केट में अभी अच्छे कौन से चल रहे हैं। फोलियो नंबर क्या चीज है? कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी में जब आप जाते हो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, जब म्यूचुअल फंड सक्सेसफुली परचेस कर लेते हो, तो आपको म्यूचुअल फंड कंपनी फंड के डिटेल्स के साथ एक यूनिक नंबर भी देती है, जो कि आपका फोलियो नंबर कहलाएगा। अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी से अगर आप फंड खरीदते हैं तो हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी आपको एक अलग फोलियो नंबर देगी। आपने HDFC से कोई फंड खरीदा
पहली बार तो वहां से एक फोलियो नंबर आपको मिल गया। एक्सिस से कोई फंड खरीदा आपने पहली बार तो वहां से एक फोलियो नंबर मिल गया। अब फ्यूचर में आप दूसरा कोई फंड एक्सिस से खरीदोगे तो वही फोलियो नंबर जो आपको पहले मिल चुका है वही यूज करके और दूसरे फंड्स भी खरीद सकते हैं। उसके नीचे आप जितने चाहे उतने फंड्स खरीद सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में जब आप अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आप एक फोलियो नंबर या एक से ज़्यादा फोलियो नंबर भी मेंटेन कर सकते हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर है। लेकिन नॉर्मली मैंने जब आर्टिकल्स में ऑनलाइन में इतना सब पढ़ा है तो अच्छे इन्वेस्टर्स ये सजेशंस देते हैं कि आप एक फोलियो के नीचे सारे फंड्स एक म्यूचुअल फंड कंपनी के मेंटेन करें। इससे फायदा ये होगा कि आप सारा ट्रांजैक्शन एक स्क्रीन में देख सकते हैं और आपको स्टेटमेंट वगैरह निकालने में आसानी होगी। अगर आप ज़्यादा फोलियो नंबर्स बनाकर हर एक फोलियो नंबर में फंड्स रखना चाहते हैं तो उसमें बस आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि आपको हर एक फोलियो को क्लिक करके उसके डिटेल्स और स्टेटमेंट निकालने पड़ेंगे। आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसा आपको ठीक पड़े आप कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है जब भी कोई आप म्यूचुअल फंड कंपनी से फंड खरीदते हो तो एक नया फोलियो नंबर आपको अलॉट कर देते हैं आपके अकाउंट के अंदर। इस तरह से कई साल के बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे फोलियो नंबर्स आप मेंटेन करके चल रहे हो। तो इसका एक सलूशन है। अगर आप सारे फोलियो नंबर्स को मर्ज करना चाहते हो और सारे फंड्स अलग अलग फोलियो नंबर से हटाकर एक फोलियो के अंदर रखना चाहते हो तो इसके लिए कॉन्सिडिलेशन ऑफ फोलियो नंबर्स बोलकर एक सलूशन है। ये आप ब्रांच के साथ अपने रिक्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड कंपनी के और वो लोग आपको करके देंगे। एक नया इन्वेस्टर जब म्यूचुअल फंड को परचेस करने के लिए मन बना लेता है, वो म्यूचुअल फंड की कंपनी सेलेक्ट कर लेता है, उनमें मौजूद कोई अच्छा फंड सेलेक्ट कर लेता है तो फंड में भी कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो वो ऑप्शंस क्या होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हम एक म्यूचुअल फंड कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रैंकलिन में हम एक फंड भी सेलेक्ट कर लेते हैं। फंड है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। ये फंड हमको अभी परचेस करना है। ये फंड में इतने ऑप्शंस हैं, वो क्या है? यहाँ पर आपको पहले तो हर फंड में ऑप्शंस मिलेंगे। एक आएगा रेगुलर प्लान, दूसरा वाला आएगा डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान क्या होता है? रेगुलर प्लान, अगर आप ये म्यूचुअल फंड कोई ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो तो वो ब्रोकर आपको सिर्फ और सिर्फ रेगुलर प्लान ही बताएगा। जिसमें आप परचेस करोगे वो ब्रोकर का कोड आएगा। वो रेगुलर प्लान में ब्रोकर का कमीशन होता है। जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें भी ब्रोकर कमाता है और जितना पैसा आप ग्रो करके रिडीम करोगे फ्यूचर में उसमें भी ब्रोकर का हिस्सा जाएगा। लेकिन डायरेक्ट फंड वो चीज है, 2013 में डायरेक्ट फंड्स म्यूचुअल फंड कंपनीज ने जो इन्वेस्टर्स घर पर बैठ के अपना फंड खुद सेलेक्ट करना चाहते हैं, रिव्यूज देखकर अपना ऑनलाइन सर्वे करके जो फंड्स खरीदना चाहते हैं, जिनको ब्रोकर की जरूरत नहीं है, उनके लिए 2013 से ये डायरेक्ट फंड्स ऑनलाइन है। आप डायरेक्ट फंड में खरीदने का फायदा ये है कि आप किसी ब्रोकर को कोई भी कमीशन नहीं पे करते। डायरेक्ट वो इंसान इन्वेस्टर जाकर परचेस कर सकता है जिसमें अपने फंड को सेलेक्ट करने की, अपने डिसीजंस खुद लेने की ताकत होती है। अगर आपके पास इतना नॉलेज नहीं है कि आप कोई अच्छा फंड ऑनलाइन देखो और उसमें परचेस करो, पैसा लगाओ, तो आप ब्रोकर के थ्रू जा सकते हैं। ब्रोकर लेकिन ऐसे फंड भी कभी बताता है जिसमें उसका कमीशन ज्यादा हो, आपका फायदा हो या ना हो, उसका कमीशन मिलता रहे उसे। अपने फंड्स को सेलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है। ऑनलाइन आपको बहुत अच्छी वेबसाइट्स मिलेंगी, जैसे कि moneycontrol.com, इकोनॉमिक टाइम्स है, valueresearch.com है। ये वेबसाइट पे इतना अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा
जो आपकी नॉलेज को और बढ़ा सकता है म्यूचुअल फंड के बारे में। आप इस पे रेगुलर टाइम गुजार के अच्छा खासा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, और जो इंफॉर्मेशन आपको किसी और ब्रोकर से मिलता है उससे अच्छा इंफॉर्मेशन ये साइट्स देती हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है, हर म्यूचुअल फंड के बारे में आप जाके डिटेल देख सकते हैं। एक एक बात जो एक इंसान आपको नहीं बता सकता वो आपको सिस्टम बताएगा। रेगुलर फंड में और डायरेक्ट फंड में फर्क क्या होता है? डायरेक्ट फंड में जब आप पैसा लगाते हो तो वो पैसे के पीछे जो टीम काम कर रही है, वो टीम का जो एक्सपेंस है वो बहुत कम होता है। रेगुलर फंड में टीम का एक्सपेंस ज्यादा होता है और ब्रोकर का चार्जेस भी। रेगुलर फंड में जो सालाना आपको परसेंटेज मिल रहा है वो जो भी आता है 15%, 20%, लेकिन डायरेक्ट फंड में उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि डायरेक्ट फंड में कॉस्ट कम है और ब्रोकर का चार्जेस नहीं कट रहे, तो आपको इंटरेस्ट रेगुलर फंड में जो मिलेगा उससे ज्यादा हर साल डायरेक्ट फंड में मिलेगा। डायरेक्ट फंड का नैफ का जो यूनिट का रेट है वो भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि वो ज्यादा ग्रो कर रहा है। रेगुलर फंड का फॉर एग्जाम्पल अगर 25 रुपीज है पर नैफ का रेट, तो डायरेक्ट फंड का होगा 26 रुपीज एंड सो। डायरेक्ट फंड आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा इन लॉन्ग रन। अगर 25 साल में अगर 1% भी ज्यादा इंटरेस्ट कमाने में अगर आप कामयाब हो जाएं, तो आपके टोटल अमाउंट में आपको कितना फायदा हो सकता है, मैं ये एक्सपेरिमेंट करके अभी बताऊंगा। और इस एक्सपेरिमेंट में हम दो दोस्तों की कहानी शामिल करेंगे, विजय और सूरज। ये दोनों भी दोस्त जो इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले हैं वो है SIP मंथली इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ये लोग 5,000 महीने से आने वाले 25 साल के लिए। दोनों ही रिलायंस का स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करते हैं। एक अपने ब्रोकर के भरोसे पे चालू किया है रेगुलर ऑप्शन में, एक अपने सर्वे करके रिव्यूज चेक करके ऑनलाइन अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उसी फंड में डाला है डायरेक्ट ऑप्शन में। दोनों दोस्त 1 जुलाई को इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं 2016 में, और 25 साल तक हर महीना 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करते आते हैं। अब हम देखते हैं रेगुलर प्लान का विजय के पास क्या अमाउंट मिलता है 25 साल के बाद। विजय ने 18% तक एवरेज रिटर्न गेन कर लिया और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 15 लाख रुपए। 5-5 हजार करके उसने 15 लाख रुपए इतने सालों में टोटल इन्वेस्ट किए। इन 15 लाख पे उसको मिला 2 करोड़ 71 लाख रुपए इंटरेस्ट आया सिर्फ। ये क्यों मुमकिन हुआ? क्योंकि कंपाउंडिंग ने वक्त लिया और उसका असर नजर आया। कंपाउंडिंग के लिए बहुत वक्त चाहिए। अगर आपको इतना बड़ा अमाउंट इसका मैजिक देखना है तो उसको टाइम देना होगा। तो फाइनल सेविंग्स क्या है इसकी? विजय की फाइनल सेविंग्स अगर 15 लाख और 2 करोड़ 71 लाख को जोड़ लें तो टोटल अमाउंट होती है 2 करोड़ 86 लाख रुपए। आप इमेजिन करेंगे, यानी 2 करोड़ 86 लाख रुपीस आने वाले 25 साल के बाद एक इंसान को कामयाब इंसान बना सकता है। चलो अब सूरज की बात करते हैं। सूरज जो डायरेक्ट प्लान में पैसा लगाते आया था पूरे 25 साल, जहां विजय ने 18% गेन किया है एवरेज रिटर्न पूरे 25 साल में, सूरज ने 19% तक एवरेज रिटर्न हासिल कर लिया है। सिर्फ 1% का फर्क है दोनों में। सूरज ने 1% ज्यादा कर लिया। क्या ये कामयाब है विजय से? चलो देखते हैं सूरज का टोटल अमाउंट क्या है। 15 लाख रुपए इसने भी इन्वेस्ट किए हैं इन 25 साल में 5-5 हजार करके, और टोटल इंटरेस्ट कमा लिया इसने 3 करोड़ 33 लाख रुपए। और ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, और जो इन्वेस्ट किया उसने वो 15 लाख इसमें जोड़ लें तो टोटल फाइनल सेविंग्स इसकी हुई 25 साल के बाद 3 करोड़ 48 लाख रुपए। सोचो कितना फर्क है। सिर्फ 1% ज्यादा मिला सूरज को और उसने 62 लाख रुपए ज्यादा बना लिए 25 साल में। ये 1% मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। कम से कम अगर 1% से 1.5% का फर्क आ सकता है, कम से कम।
और अच्छे से अच्छा 2.5% तक फर्क आ सकता है। तो 1% में बहुत कम यूज किया हूं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि 1% कितना बड़ा फर्क करता है। 62 लाख रुपए इट्स वर्थ के आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करो तो आपको इतना फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकर अपना कमीशन नहीं लेके जा रहा है। ब्रोकर का कमीशन आपको जाता, अगर आप रेगुलर में जाते तो कम से कम 62 लाख रुपए ब्रोकर ले जाता आपसे। तो सोचिए, इसने इतने साल में अपना पैसा कम से कम 1300% बढ़ा लिया, क्योंकि 15 लाख से 30 लाख 100%, 30 लाख से 60 लाख 200%, 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए 400%, 1 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ 40 लाख 800%, 3 करोड़ 48 लाख रुपए 1300% के आसपास कमा लिया। अभी तक फंड के ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे थे, रेगुलर एंड डायरेक्ट ऑप्शन। अब ये रेगुलर ऑप्शन और डायरेक्ट ऑप्शन जब आप अच्छे से समझ चुके हैं तो इसके अंदर जो दो ऑप्शन और है मैं उसके बारे में आपको बता दूं। अगर रेगुलर फंड में जाते हो तो वहां पर 2 मिलेंगे आपको ऑप्शंस, एक डिविडेंड है, दूसरा वाला है ग्रोथ। वैसे ही अगर आप डायरेक्ट में जाते हो तो वहां पर भी 2 और ऑप्शन मिलती हैं फंड की, आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको चाहिए तो आप डिविडेंड लो या फिर आप ग्रोथ लो। डिविडेंड क्या चीज होता है? फंड का डिविडेंड शेयर करता अपने इन्वेस्टर्स के साथ, उसको कहते हैं कि डिविडेंड बांटते रहता है। फायदा जो होता है साल में, 2 साल में, 6 महीने में, वो कभी भी डिक्लेयर करके अपने इन्वेस्टर्स के साथ 1%, 2%, वो जितना भी उसका फायदा हुआ उसमें से एक हिस्सा शेयर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी नैफ की वैल्यू 50 रुपए है तो घट के 48 रुपए हो जाएगी। इस हिसाब से आप ये जान लें कि आपको जो फायदा हो रहा है वो शेयर करते जा रहे हैं, यानी आपका फायदा ग्रो नहीं हो रहा है। यहाँ पर डिविडेंड मिलते जा रहा है जिसको आप लेकर खर्च कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हो गया डिविडेंड का। दूसरा ऑप्शन है ग्रोथ का। यहाँ पर आप जितना भी पैसा लगाते हो इस पे इंटरेस्ट कमा रहे हो आप हर दिन, हफ्ते, महीने, साल। इस हिसाब से जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हो वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में मिल जाएगा और वो दोनों मिलकर आगे चल के फिर उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है और आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, और जितना इंटरेस्ट आप कमा रहे हो वो टोटल मिलके आगे और कंपाउंडिंग हो रहा है। और कंपाउंडिंग की ताकत आप टाइम के साथ जान जाओगे कि कुछ साल के बाद बहुत अच्छा हेल्दी अमाउंट बनकर आपको वापस मिलेगा। हमारा डिस्कशन बाकी है म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के ऊपर। सारी म्यूचुअल फंड की किस्मों के ऊपर, हर एक कैटेगरी के ऊपर हम बात करेंगे। वो मार्केट में कैसा काम करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। म्यूचुअल फंड पे टैक्स आपको कैसा लगता है? कैपिटल गेन टैक्स जिसे आप बोलते हैं, जब आप एक बड़ा सा अमाउंट कुछ साल के इन्वेस्टमेंट के बाद निकालोगे तो आपको टैक्स क्या लगेगा, हम क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन जाके अकाउंट्स में, जैसा कि मनी कंट्रोल में, हम म्यूचुअल फंड के डिटेल्स मालूम करने की कोशिश करेंगे, उसका इंफॉर्मेशन लेंगे। फंड मैनेजर कौन है वो म्यूचुअल फंड का, वो म्यूचुअल फंड मैनेजर कितने साल से कैसा काम कर रहा है, वो फंड में कितना रिटर्न्स मिल रहा है, वो फंड के पैसे मार्केट में कहाँ कहाँ लगे हैं, कहाँ कहाँ एलोकेट हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे वीडियो में और आपका इंफॉर्मेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओपन एंडेड फंड्स और क्लोज एंडेड फंड्स, मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। पहले शुरू करते हैं क्लोज एंडेड फंड से। क्लोज एंडेड फंड्स मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि आया कोई फंड फरवरी 1 को और वो ओपन है टिल मार्च 31 तक। तो इस पीरियड में इन्वेस्टर्स को फंड मैनेजमेंट वाले इनवाइट करते हैं कि आइए और इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। तो जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं वो जानते हैं कि ये क्लोज एंडेड फंड है, और ये क्लोज एंडेड फंड में जब इन्वेस्ट हो गया पैसा फ्रॉम 1 फरवरी टू 31 मार्च, वो पैसा लेकर फंड क्लोज हो जाएगा। एक बार फंड क्लोज हो गया, वो जितना भी उसका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड्स ऑन द फंड।
तो उतने टाइम तक आपका पैसा एक्सेसिबल नहीं होगा, आप उसमें लिक्विडिटी नहीं कर सकते, जरी भी पैसा रिडीम नहीं कर पाओगे आप, वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा उतने टाइम के लिए। लेकिन फंड मैनेजमेंट कंपनी को पूरा मौका मिलता है आपके पैसों को लेकर मार्केट में लगाए, उस पे इंटरेस्ट कमाए, उस पे मुनाफा कमाए और आपको एक अच्छा रिटर्न देने की कोशिश में होते हैं। 2 कैटेगरीज होती हैं इसमें। कैपिटल प्रोटेक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, आप जो कैपिटल लगाते हो उसका प्रोटेक्शन रहता है ये फंड में। फिर फिक्स मैच्योरिटी प्लान, आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगी जब ये फंड का टाइम खत्म होगा। ओपन एंडेड फंड्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इनमें 4 मेन कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट है डेप्थ फंड, सेकंड मनी मार्केट से जिसे हम लिक्विड फंड भी कहते हैं, थर्ड वन आता है इक्विटी, फोर्थ एंड लास्ट बैलेंस्ड फंड। डेप्थ फंड बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो मार्केट में रिस्क बिल्कुल नहीं उठाना चाहते और जिनका इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ 3 या 4 साल का है। 3-4 साल में वो जितना भी इन्वेस्टमेंट में कमाई हो रही है वो लेकर निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सूटेबल है। और इसमें लो रिस्क इसीलिए होता है क्योंकि ये मार्केट में पैसा नहीं लगाते, ये पैसा लगाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, जैसा कि गिल्ड फंड है, ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल पेपर्स है, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स वगैरह। तो यहाँ पर पैसा लगाने पे इन लोग को एक सिक्योरिटी मिलती है और आपके पैसे को हर साल 10 से 12% का इंटरेस्ट मिल जाता है। रिस्क नहीं उठाना चाहते हो तो ये कैटेगरी आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हो क्योंकि ये अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी कराते हो बैंक की, उसकी तुलना में बेटर है क्योंकि यहाँ पर 10 से 12% मिल रहा है। यहाँ के फिक्स डिपॉजिट में सिर्फ 7% मैक्सिमम आपको 2 साल में मिल सकता है। 5% का फर्क आ रहा है यहाँ पर, 7% या 12%। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है, आपका पैसा कौन से गवर्नमेंट के सेक्टर्स में कहाँ कितने % में लगा है वो आप फंड में जाकर देख सकते हो। यहाँ पर एकदम ट्रांसपेरेंसी होती है और कितना रिटर्न हर साल दिया है वो भी आपको दिखाई देगा, इसकी हिस्ट्री भी दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं हम ओपन एंडेड सेक्शन में ही। लिक्विड फंड सेकंड कैटेगरी है हमारी। लिक्विड फंड में वो पैसा लगा सकता है जिसके पास एक बड़ा अमाउंट बैंक में पड़ा है, सिर्फ 4% इंटरेस्ट कमा रहा है वो अमाउंट, वही पैसा आप निकाल कर लिक्विड फंड में लगा दे, पार्क कर दे। यहाँ पर वो पैसा आपको जो 4% इंटरेस्ट दे रहा था बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, वही अब आपको 9% तक इंटरेस्ट दे सकता है एवरी ईयर। यहाँ पर एक बेनिफिट ये भी है कि आप लिक्विड फंड में जो पैसा लगाते हो कभी भी निकाल सकते हो और एग्जिट लोड बिल्कुल नहीं लगता, लिक्विडिटी बहुत होती है इसमें। हफ्ते में 5 दिन काम कर रहा है, सैटरडे संडे हॉलीडे है। एवरी डे 9 PM को अपडेट हो रहा है आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट। लिक्विड में आपने 1 लाख रुपए रख दिए, 1 लाख पे आपको 9% इंटरेस्ट पे सालाना मिलते हैं 9,000 रुपए। तो एक दिन में कितना मिलेगा? एक दिन में मिलेगा 25 रुपए। जो भी आपका इंटरेस्ट है लाख पे आपको अपडेट हो जाएगा, तो उस पे कंपाउंडिंग भी शुरू हो जाएगी। तो वो इंटरेस्ट जो भी आ रहा है वो 1 लाख रुपए में जुड़ के दूसरे दिन उस पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। जो इंटरेस्ट आपने पिछले दिन कमाया वो अमाउंट पे भी नेक्स्ट डे आपको इंटरेस्ट मिल जा रहा है। ओपन एंडेड से ही अब हम इक्विटी फंड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इक्विटी सारा अपना पैसा स्टॉक मार्केट कंपनी के शेयर्स में लगाती है। इक्विटी ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग लेकर आते हैं। यहाँ पर कम से कम 5 से 25 साल का प्लानिंग होता है जिसका, और उनको यहाँ पर पैसा लगाने के बाद मार्केट की जो गिरावट आती है उसका कोई असर उनके फंड्स में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट गिरती है उठती है, ये इक्विटी का नेचर है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए आता है यहाँ पर हमेशा नुकसान उठा कर जाता है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटीज है। इक्विटी फंड में बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। पहला हम यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में सेक्टरल फंड्स। सेक्टरल फंड्स में बहुत सारे आ सकते हैं कैटेगरीज, जैसा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर्स, आईटी सेक्टर। आप कोई एक सेक्टर में पैसा लगाते हो, उस सेक्टर की मार्केट अगर उस साल अच्छी चले तो आपका फंड आगे बढ़ेगा, आपको मुनाफा होगा। अगर उस साल अगर मुनाफा नहीं हुआ तो ये जान ले आप कि वो सेक्टर नहीं चला। तो इस हिसाब से आप जिस सेक्टर में पैसा लगाते हो वही सेक्टर चलने न चलने पे आपके फंड पे असर दिखाई देगा। इंडेक्स फंड क्या होता है?
इंडेक्स फंड मार्केट से लिंक्ड होता है, सेंसेक्स और निफ्टी। मार्केट में अगर सेंसेक्स और निफ्टी अच्छी चलती है तो आपका फंड अच्छा चलेगा, उस हिसाब से अगर वो नहीं चलता तो आपका फंड भी नहीं प्रॉफिट दिखाएगा। टैक्स सेवर प्लान्स या फिर ELSS, इक्विटी लिंक्स सेविंग स्कीम जिसे हम कहते हैं, ये फंड्स सेक्शन 80C से टैक्स बेनिफिट आपको देती है। आपको 10 लाख रुपए की कमाई होती है हर साल और आपको उस पे टैक्स पे करना है। एक परसेंटेज आप टैक्स अथॉरिटी को देते हो, राइट। अगर आपको टैक्स बेनिफिट उठाना है ELSS का, तो ELSS में हर साल 1.5 लाख रुपए का आप बेनिफिट उठा सकते हो। कैसा? आपके पास 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है इस साल, आपने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए पार्क कर दिए, तो यहाँ पर जो 1.5 लाख रुपए आप पार्क कर देते हो उस पे कोई टैक्स आपको गवर्नमेंट को नहीं देना। बाकी बचे 8.5 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। जो भी आपका टैक्स स्लैब होता है उस हिसाब से अगर आप जो भी पैसा यहाँ पर आप 1.5 लाख रुपए की कैपेसिटी होती है, एक इंडिविजुअल 1.5 लाख रुपए लगा सकता है हर साल उसके एनुअल इनकम में से। अगर वो टैक्सेबल है तो बेनिफिट उठा सकता है। अगर आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है तो भी आप लगा सकते हो। ऐसा कोई ये नहीं है कि जो टैक्स पे करते हैं उन्हीं को ये फंड यूज करना चाहिए। ये फंड में एक चीज और है कि ये 3 साल के लिए जब भी आप पैसा लगाते हो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है आपका पैसा। तो वो बात फिर से कहूंगा, यहाँ पर फंड मैनेजमेंट टीम जो है आपके पैसे के साथ मार्केट में अच्छे से खेल पाती है, क्योंकि उनको ये डर नहीं लगता कि आप पैसा कभी भी वापस लोगे, क्योंकि उनके पास पूरे 3 साल होते हैं आपके पैसों को ग्रो करके रिटर्न्स देने के लिए। तो इस हिसाब से ये भी जरूरी नहीं है कि 3 साल के बाद लॉक इन पीरियड खोलने पे आप तुरंत पैसा निकाल लें। अगर मार्केट में ये फंड अच्छा चल रहा है तो आप कीप इट इन्वेस्टेड और देखिए कि कितने और साल अच्छा वो रिटर्न देता है, क्योंकि 3 साल के बाद आप जब भी चाहें इसको निकाल सकते हैं। लॉक इन पीरियड खुल जाता है हमेशा के लिए। स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैपिटलाइजेशन और मिड कैपिटलाइजेशन हम बोलेंगे फुल फॉर्म में। तो ये कंपनी का मादा जो होता है स्मॉल कैप का वो बहुत ज्यादा होता है। पोटेंशियल जो हम कहते हैं कि कंपनी में कुछ कर दिखाने की बात होती है, वो जज्बा होता है। कंपनी ग्रो हो सकती है, स्मॉल कैप बन सकती है मिड कैप कंपनी, और मिड कैप कंपनी से फिर वो लार्ज कैप भी बन सकती है आने वाले कुछ सालों में। तो ये सारे सालों का जो सफर है, उस सफर के दौरान हर साल बहुत अच्छे रिटर्न्स या बहुत नुकसान भी देख सकते हैं। ये फंड्स उनके लिए ही है जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। शॉर्ट टाइम में ये फंड्स बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं, वॉलेटाइल होते हैं। मिड कैप कंपनीज वो हैं जो कभी स्मॉल कैप कंपनीज थी, अब वो मीडियम रेंज पे आ गई हैं, मंझली साइज की कंपनीज में बदल चुकी हैं। अब कुछ साल के बाद ये कंपनियां ग्रो होकर लार्ज कैप जायंट कंपनीज भी बन जाएगी। लार्ज कैप कंपनीज, लार्ज कैपिटलाइजेशन जो होता है, इन कंपनियों का इतना बढ़ चुका है, इतनी इनकी जड़ें फैल चुकी हैं कि ये मार्केट के किंग बन के बैठे हैं कि अब इनको ये परवाह नहीं है कि कोई इनके सामने, ये छोटे कंपनियों की परवाह नहीं करती वो। तो छोटी कंपनी कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, बड़ी कंपनियां उनकी तरह कंपटीशन में नहीं आती। बड़ी कंपनियां बड़ी बन चुकी है, वो सारा अच्छा और बुरा टाइम देखे हैं वो लोग। अब इतना ज्यादा प्रॉफिट देने के बाद 25-30 साल हो गए उनको कि अब वो बड़ी कंपनी में तब्दील हो गए हैं। अब मार्केट से उनको उतनी ज्यादा चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, तो एक लिमिट में वो प्रॉफिट देते हैं। और मार्केट बहुत ज्यादा अगर खराब हो जाए तो इनकी जड़ें इतनी मजबूत है, वो मार्केट की खराब हालत को भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं बड़े कंपनियां। लेकिन प्रॉफिट भी एक लिमिट में देते हैं, इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं देते जितना छोटी कंपनियां दे रही हैं, क्योंकि छोटे कंपनियों को तो एक चैलेंज के साथ आना होता है मार्केट में कि उनको अगर बाजार में रहना है तो वो ग्रो करना ही होगा उनको, और सब कंपनियों को कंपटीशन देना ही होगा, तो ही जाके वो छोटी कंपनियां एक दिन मिड कैप से लार्ज कैप होंगी। तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर वहां पर ही मुनाफा कमाता है जहां पर वो बना रहता है। इन्वेस्टमेंट किया है और जो बने रहे हैं इतने साल,
वो आपने सही किया। बाज लोग घबरा कर जो निकल जाते हैं वहां पर बहुत बड़ी गलती करते हैं। गिर जाता है मार्केट तो उस वक्त नैफ की कीमत कम हो जाती है, उस वक्त आप और खरीद कर रख लें। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा और है, वापस जब मार्केट उठेगा तो आप जितना कम भाव में खरीदे हो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट गेन करोगे। लार्ज कैप फंड सिक्योर होता है, थोड़ा सा मॉडरेट रेंज का रिस्क होता है। स्मॉल कैप में हाई रिस्क होता है, यहाँ पर मॉडरेट होता है, यानी ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। डाइवर्सिफाइड फंड ये मार्केट के हर तरह के छोटे बड़े और मीडियम साइज के कंपनीज में पैसा लगा देते हैं, हर सेक्टर में ये लगा देते हैं पैसा, तो आपका पैसा डाइवर्ट हो जाता है हर एक सेक्शन में, तो ये डाइवर्सिफाइड फंड कहलाता है। तो मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा गिरावट आती है तो यहाँ पर उतना असर नहीं दिखता, जब फ़ायदा होता है तो भी एकदम फ़ायदा यहाँ पर नहीं दिखता, तो एक मिड रेंज में आपको फ़ायदा मिलते रहता है, नुकसान का भी ज़्यादा असर यहाँ नहीं दिखता और उतना मार्केट अच्छा चलने पे भी उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखता। तो आपके पैसे हर जगह के सेक्टर्स में लगे हैं, तो कुछ सेक्टर चलते हैं और कुछ नहीं चलते हर बार, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा नुकसान भी मिलता है, थोड़ा फ़ायदा, और उसका मिल जुल के जो भी रिटर्न है आपको हर साल देने की कोशिश करते हैं। डाइवर्सिफाइड फंड उनके लिए बहुत अच्छा है जो घबराते हैं रिस्क उठाने के लिए, वो यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। हर साल 15% का इंटरेस्ट मिल सकता है, यहाँ पर कम से कम 12 से 15% का इंटरेस्ट ले सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओपन एंडेड से ही हमारा फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी आती है बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड अपना पैसा इक्विटी और डेप्थ कैटेगरी के फंड्स में लगाती हैं, बॉन्ड्स वगैरह भी हो सकते हैं इसमें। ये फंड जबकि बैलेंस हो चुका है तो मार्केट का उतना नुकसान यहाँ पर नहीं दिखाई देगा और एक अच्छा रिटर्न भी देने की कोशिश करता है। इसमें मंथली इनकम प्लान आता है, MIP फंड होते हैं, जिससे आपको एवरी मंथ एक इनकम मिलेगी, आपके बैंक अकाउंट में वो रिडीम होती रहेगी ऑटोमेटिकली ये प्लान के थ्रू। तो जो भी परसेंटेज आपको मिल रहा है ईयरली, उस हिसाब से एक महीने का जितना बनता है वो आपको एवरी मंथ आपके अकाउंट में आ जाएगा। और इसमें हाइब्रिड फंड होते हैं। हाइब्रिड फंड क्या होते हैं? हाइब्रिड फंड उसे कहते हैं जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स का एक मिश्रण होता है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड ये दोनों ही ऑप्शन एक ही फंड के अंदर भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल L&T का इमर्जिंग बिजनेस फंड, ये फंड शुरू तो होता है 2 साल के क्लोज एंडेड पीरियड से। ये 2 साल कंप्लीट होने पे ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है ओपन एंडेड फंड में। इक्विटी म्यूचुअल फंड और दूसरे कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड में टैक्स की क्या भूमिका होती है, टैक्स कब कब लग सकता है, टैक्स बेनिफिट कैसा उठा सकते हो आप टैक्स फ्री कैसा कर सकते हो अपने फंड को, ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इक्विटी में 1 साल से अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हो तो वो आपका फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अगर 1 साल से नीचे अगर रखते हो आप पैसा, उससे पहले निकाल लेते हो तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। दूसरे कैटेगरीज इक्विटी को छोड़कर जैसा कि डेप्थ फंड है, वहां पर 3 साल से ज्यादा अगर आप रखते हो तो ही लॉन्ग टर्म कहलाएगा। 3 साल से नीचे अगर आप फंड को रखते हो और निकाल लेते हो 3 साल से पहले, तो आपका वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। इक्विटी में बेनिफिट यही है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया है, अगर आप इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म रखते हो यानी कि 1 साल से ज़्यादा पैसा रखते हो, जब आप पैसा निकालोगे अपने इंटरेस्ट के साथ तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन दूसरी कैटेगरीज जैसे कि डेप्थ फंड है, वहाँ पर अगर आप लॉन्ग टाइम रखते हो 3 साल से ज़्यादा और पैसा निकालते हो तो 20% तक आपको वो पैसे का टैक्स पे करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म रखते हो उसको 3 साल से नीचे, उसमें निकाल लेते हो आप पैसा, तो आपको 30% तक टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए और जब आप निकालोगे तो बिल्कुल ही टैक्स फ्री होगा टोटल अमाउंट। आप लोग को सूरज तो याद ही होगा, जिसने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई, हर महीना 5-5 हज़ार करके 25 सालों के लिए मंथली SIP किया,
इक्विटी के डायरेक्ट फंड में, और 19% का उसको इंटरेस्ट भी मिला इन 25 सालों में, हर साल एवरेज रिटर्न। 25 साल के बाद हम उसके फ्यूचर में एक नजर डालते हैं। 2041 चल रहा है, जुलाई का महीना है, उसके पास हैं 3 करोड़ 48 लाख रुपए। क्या ये काफी होंगे 25 साल के बाद? महंगाई हर साल बढ़ रही है। अगर आप पिछले 20 साल का एवरेज रेट निकालो महंगाई का, तो वो आता है 1996 से लेके 2016 तक 7.8%। इस हिसाब से आपने तो कमा लिए 19% हर साल इंटरेस्ट आपके पैसों पर, तो आप महंगाई को पूरे 12% हर साल पीछे छोड़ते हुए आए। आप अगर ये डेटा देखो, इन्फ्लेशन का ऑनलाइन भी अवेलेबल है, हर जगह आपको मिल जाएगा। आपको इन्फ्लेशन की फिक्र जब करनी है जब आप इन्फ्लेशन से कम कमा रहे हो। आप इन्फ्लेशन से आगे कमा रहे हो, इंटरेस्ट आपका इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, तो आप जो भी पैसा कमाओगे 25 साल के बाद वो बहुत वैल्यू रखेगा। आपके 3 करोड़ 48 लाख रुपए कम से कम 2 करोड़ 80 लाख की वैल्यू रखेंगे। आज आपके पास 2 करोड़ 80 लाख रुपए होते तो क्या वैल्यू होती, आप सोचो। 25 साल के बाद 3 करोड़ 48 लाख रुपए पूरे 2 करोड़ 80 लाख की वैल्यू रखने वाले हैं। तो आप उससे जो चाहो वो कर सकते हो। यही होती है कंपाउंडिंग की ताकत। वक्त देना पड़ता है, ये 1, 2, 3 साल में नहीं नजर आती। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो हर किसी को इन्वेस्ट करने का सजेशन दिया था, चाहे वो स्कूल जाने वाला छोटा बच्चा ही क्यों ना हो या होममेकर लेडीज हो, और एक जो आदमी अर्न कर रहा है वो इन्वेस्ट करता जाए 5-5 हजार रुपए, तो आने वाले 25 साल में उसको 3 करोड़ 48 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये सोचो, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं या नहीं तो फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं। चलो फिक्स डिपॉजिट करा दिया, 7% पे आपने अर्न कर लिए, क्या होगा उससे? इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे, वहां पर भी 7% से ज्यादा तो इन्फ्लेशन चल रहा है। महंगाई की वजह से आप जो फिक्स डिपॉजिट में 25 साल तक जमा कर रहे हो, 25 साल के बाद उसकी वैल्यू वो अमाउंट से बहुत पीछे रह जाएगी। आप जहां से शुरू हुए थे उससे भी बहुत पीछे रह जाएंगे। आपकी 25 साल की जमा करी हुई मेहनत का असर कंपाउंडिंग ना होने के कारण फायदा नहीं करेगा बल्कि नुकसान करेगा। आप इन्वेस्ट करी हुई अमाउंट निकालोगे तो उससे कुछ भी खरीद नहीं पाओगे जो आपके गोल में था। आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जो कम से कम इन्फ्लेशन को बीट कर दे। आप 19% कमा रहे हो, इन्फ्लेशन है 7%। अगर 19% आप एक एवरेज कमाते हो आने वाले 25 साल में, तो आप हर साल इन्फ्लेशन को पीछे छोड़ रहे हो। मान के चलो आज के दिन में आपके पास 2 करोड़ 80 लाख होते तो आप उससे क्या नहीं कर सकते? बंगला, गाड़ी, बिजनेस, बच्चों की एजुकेशन, उनके शादियां, जेवरात, गोल्ड के लिए जितना भी खर्चा आपको करना है। तो आपने अभी क्या जाना, आपने 5-5 हजार करके अपनी गाड़ी कमाई, इन्वेस्ट कर दी। आपने जो डिसिप्लिन से जमा किए पूरे 25 साल, आपको हर एक चीज उसके रिटर्न से हासिल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या? आप सब कुछ खरीद लिया, आपने गोल्स पूरे कर लिए, लेकिन यही चीज आप अपने बच्चों को सिखाना कि मैंने जो खरीद के दिया ठीक है, लेकिन तुम भी अपने फ्यूचर के लिए और अपने आने वाले जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखो। गरीबी इसी वजह से है क्योंकि हम लोग प्लानिंग करने में थोड़ी सी देर कर देते हैं। प्लानिंग करने का टाइम निकल जाता है, जब हमको जरूरत होती है हम बैंक के पास जाते हैं, इधर से उधर से लोन का अरेंजमेंट कर लेते हैं। अब वो लोन तो ले लेते हैं घर के लिए, बिजनेस के लिए, लेकिन जब लौटाना है 14-15% से, तो आपको लौटाते लौटाते पूरी जिंदगी, पूरा बुढ़ापा निकल जाता है।
तो जब इंजॉयमेंट करने का टाइम होता है आप लोन को रिपेमेंट करते रहते हो। इन्फ्लेशन हर साल 7% आपके पॉकेट से ले ही जा रहा है। उसके साथ साथ अगर आप बैंक लोन ले लेते हैं तो 11 से 22% तक बैंक आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी लोन के ऊपर। लोन का अमाउंट का इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का जोड़ने पे आपको पता लगेगा अच्छा खासा आप इंटरेस्ट पे बैक कर रहे हो अपनी कमाई पर। यहाँ पर अगर आप 20-25 साल में इन्वेस्टमेंट चालू कर दो तो 45 और 50 इयर्स में आप अपना रिटर्न ले लोगे। मार्केट आपको आपका पूरा पैसा लौटाएगी। आप सारे ड्रीम पूरे कर देना। इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के लिए देर ना करें। जितनी भी लहरें आ रही हैं समंदर में वो लहरें आते रहेंगी। आप ये सोचिए लहरों थोड़ी थम जाए तो मैं डुबकी लगा दूं, नहीं, अभी लगा दीजिए। मार्केट का ट्रेंड ऊपर नीचे ही रहेगा। एक बार अंदर आ जाए मार्केट में और मार्केट जैसा जैसा चलती है आपको भी वैसा ही लेके जाएगी। आज सोचा आपने, आज ही आ जाए। अगर आप 2-3 साल खाली थिंकिंग में लगा देते हो तो और आपको 3 साल ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और 3 साल बाद आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप प्लानिंग सही वक्त पे करते हो, अगर आप 20s में हैं और आप इन्वेस्टमेंट का सोच लेते हैं तो आप बहुत ही लकी हैं। अगर आप ये सोचते हैं अभी तो खाने पीने की और एंजॉयमेंट का टाइम है, अभी तो मैं मैरिड भी नहीं हूँ, तो ये सोच आगे जब आप मैरी करोगे फिर उसके बाद जब आप बिजी हो जाओगे लाइफ में, टाइम ऐसा निकल जाएगा, आप 40-45 के पास जब आओगे, जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आपको लोन लेने के लिए बैंक के पास जाना पड़ेगा। आपको वही एक आसान तरीका नजर आएगा क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं की आपके 20s में। अगर आप प्लानिंग सही वक्त पे करते हो तो आपको इन चक्करों में फंसने की जरूरत नहीं। जब आप 40s में लोन लोगे आप तो पूरी लाइफ उसको रिपे करने में जाएगी, आपके बच्चे भी शायद उसको रिपे करना पड़ेगा। अगर आप लोन नहीं लेते हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस टाइम पे, तो आपको 3 करोड़ 48 लाख रुपए बनाने के लिए 5 साल के अंदर आपको 3,60,000 हर महीने जमा करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। 18% भी अगर आपको मिल जाते हैं तो आप इतनी बड़ी रकम हर महीने नहीं इन्वेस्ट कर सकते। सही टाइमिंग पे अगर इन्वेस्टमेंट की थिंकिंग हो जाए और इन्वेस्टमेंट एक छोटे छोटे अमाउंट में करते जाएं तो आपके ये सारे जो गोल्स हैं, सारे जो ड्रीम्स है, आसानी से पूरे हो सकते हैं। लेकिन हर कोई चलते रहता है, चलो भाई आज खा लिया कल का सोचेंगे, ऐसा नहीं चलता। हर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दैट इज गुड। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने खर्चे खुद अपने कंधों पे उठाओ। अमीर होना, ज्यादा अमीर होना, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। आप लोन लेते हो किसी से तो आपको रीपेमेंट करना पड़ता है और उस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप वहां भी अमीर नहीं हो रहे हो, जो ले रहे हो उसको आप सूद समेत लौटा रहे हो। लेकिन आपकी एक बेसिक नीड है, एक घर खरीदना चाहते हो, एक बिजनेस आप चलाना चाहते हो, बच्चों की शादी, एजुकेशन, ये बेसिक नीड्स है। बस ये है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ ताकि आप इन सब खर्चों को आसानी से झेल पाओ। तो हर कोई अगर ये कर पाए तो इंडिया कितना सिक्योर हो जाएगा। छोटी सी अगर बाइक भी चाहिए तो आज लोन लेने चले जाते हैं स्टूडेंट्स। मैंने जैसा लास्ट वीडियो में बताया 200 रुपीज का भी इन्वेस्टमेंट करते जाते पिछले 10-12 साल पहले, तो जब उनको गाड़ी लेनी होती तो आराम से वो अच्छी सी स्पोर्ट बाइक्स ले सकते। बिलीव मी, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी दिल की जो एक तमन्ना है, इंडिया में सबको ही बोलते हैं कि गरीबी बहुत है, गुर्बत बहुत है। क्यों है ये? गरीब लोग के पास फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती, वो अपनी लाइफ ऐसे ही काट लेते हैं। हमारे पास जो मेड आती है उनके पिछले 3 जनरेशन्स यही काम करते हुए आए हैं, उनकी हालात कभी भी नहीं सुधरे क्योंकि इन लोगों के पास ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस फॉर इन्वेस्टमेंट या कोई इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आके सुझाव नहीं देती। ये लोग लोन लेने के लिए भी बैंक वगैरह नहीं जाते। ये लोग इलीगल लोन लेते हैं जो 40% तक इंटरेस्ट काटते हैं, यानी 1 लाख रुपए पे 4 लाख रुपए देना है हर साल आपको इंटरेस्ट, जो ये लौटा नहीं पाते। तो इस हिसाब से जो बिल्कुल ही
पिछड़े हुए लोग हैं उन तक मेरा वीडियो नहीं पहुंच पाता है, उसकी वजह से मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि हर किसी का फाइनेंशियली सिक्योर होना बेसिक राइट है। अगर हर इंडियन ये करना शुरू कर दे तो किसी को भी अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल्स नहीं उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो जरूरत है आप ही की सेविंग के इन्वेस्टमेंट से पूरी हो जा रही है। तो आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो कि मुझे पैसा दे दो। आपकी जो जरूरत है उसके लिए आपने पहले से प्लानिंग शुरू कर दी थी, आपने कुछ टाइम तक थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया, जब उसका टाइम आया तो आपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया और अपनी जरूरतें पूरी कर ली अपने गोल्स के हिसाब से। मैं पूरी दुनिया में सिर्फ एक आदमी को भी सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट कर देता हूं तो आई एम डन। इंडिया में गरीब लोग बहुत हैं, ये हम अक्सर सुनते हैं। ये नॉर्मली क्या है कि आप अपने बड़े बड़े गोल्स पूरे नहीं कर पा रहे हो तो आप गरीब हो। क्यों? आपके पास अच्छी एक नौकरी है, आप कमा रहे हो मंथली, लेकिन स्पेंड हो जा रहा है पूरा, आप कुछ नहीं बचा पा रहे हो, तो आप 50 लाख का फ्लैट कैसा लोगे? आप बिजनेस शुरू करने के लिए 1 करोड़ कहाँ से लाओगे? आप शादी में 25-30 लाख रुपए कहाँ से खर्च करोगे? आप ये सोच के चलते हैं जब ज़रूरत होगी मुझे पैसों की मैं जाकर लोन ले लूँगा। तो ये हो गया कि इंसान अपने आप को फाइनेंशियली तैयार नहीं कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि जब ज़रूरत पड़ेगी मैं ले लूँगा लोन। तो इस हिसाब से किसी को भी अपने खर्चे अपने शोल्डर्स पे उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। बैंक्स बैठी हैं, लोन्स देंगी, आप लो और उसको सारी ज़िंदगी चुकाते रहो। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर के साथ रहो या अपने आप को स्मार्ट बना लो। एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है कि वो अपनी फैमिली के लिए अच्छी से इन्वेस्टमेंट करते हुए आता है। लेकिन नॉर्मली मैंने एक इन्वेस्टर से बात की थी कि आप क्यों नहीं सबको राय देते कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप क्यों नहीं बताते? तो उससे जवाब मिला कि इंडिया में हर कोई फिर अमीर बन जाएगा। मेरी थिंकिंग ऐसी नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि इंडिया में जितने % भी लोग हैं जो गरीब हैं और वो लोग लोन लेने जाते हैं, वो सब लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करके अगर खुद से अपने इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से खर्चे पूरे कर लें तो इंडिया क्या पीछे हो जाएगा? इंडिया मोर सिक्योर हो जाएगा, हम दूसरे कंट्रीज से आगे निकल जाएंगे। पता नहीं बाज लोग क्यों सोचते हैं कि दूसरे लोग अमीर नहीं होना चाहिए। हर एक की थिंकिंग डिफरेंट होती है, किसी की पॉजिटिव, किसी की नेगेटिव। अब मैंने ये सोचा कि हर एक इंसान को अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, गोल्स जो उसके हैं वो है बेसिक नीड्स, घर बनाना या बिजनेस अपना खड़ा करना या अपने बच्चों के लिए एजुकेशन करना। इसके लिए किसी को अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए वो, तो वो अपने सारे गोल्स पूरे कर लेगा। एक नॉर्मल इंसान जो जॉब करता है कुछ साल के आसान से सिप वाले इन्वेस्टमेंट से ये सारे गोल्स आसानी से पूरा कर लेता है। लेकिन कुछ नेगेटिव माइंडेड लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट की टेक्निक्स ना समझे, इन्वेस्ट ना करे, अपने गोल्स खुद से ना पूरा कर ले। इसीलिए पब्लिक में जो अवेयरनेस मैं फैलाना चाहता हूँ कि आप ही के हाथ में है, आप कर सकते हो और इसमें किसी भी चीज़ की बुराई नहीं है। बास कंट्रीज तो पब्लिक अगर जॉब नहीं करती तो पे करते हैं, गवर्नमेंट खुद पे करती है, जो टैक्स वसूल करते हैं दूसरों से, जिसके पास जॉब नहीं है उनको भी पे करते हैं। मैं जिस कंट्री में रहता हूँ अगर कोई वुमेन जॉबलेस है इधर तो 1.5 लाख रुपया हर महीना उसको मिलता है, इंडियन कन्वर्ट अगर कर देखो तो मैं ये बता रहा हूँ कि बास कंट्रीज इतने ज़्यादा अमीर हैं कि वहाँ की पब्लिक को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उनको देते हैं उतना अमाउंट। लेकिन हमारी कंट्री में ज़्यादा लोग बहुत ही गरीब हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि सबको वो दे, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सीखी नहीं।
तो हमने क्या जाना, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं तो अमीर बनना चाहता हूँ लेकिन किसी और को पैसा कमाते देख नहीं सकता मैं, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं हो सकती किसी की भी। जो कंट्री में हर कोई इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहा है, वो कंट्री ग्रो हो रही है। मैंने आपको बताया वो कंट्री में जहाँ पर आप इक्विटी में पैसा लगाते हो, इक्विटी यानी इंडियन कंपनीज़ के शेयर्स में, इंडिया के कंपनीज ग्रो हो रहे हैं, इंडिया ग्लोबल मार्केट में और ऊपर जाएगा। आप ये देखो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इक्विटी पे टैक्स क्यों छोड़ दिया। 1 साल के बाद इन्वेस्टमेंट का जो भी अमाउंट होगा, आप जितना भी जमा करोगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। कि इंडिया की गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडियन पब्लिक लगाए पैसा, इंडिया ग्रो होगा, इसका बेनिफिट इंडियन पब्लिक को मिलेगा कि वहाँ पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऐसी थिंकिंग सोच के मैं इतनी बड़ी ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी थिंकिंग वालों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई आप अमीर बनो, आपके साथ वालों को अमीर बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बास कंट्रीज़ है हर कोई अमीर है, तो वहाँ पर क्या खुशी नहीं है? हर चीज़ आसान है, ग्लोबल मार्केट में उनकी वैल्यू है। तो गरीब रहना बुरी बात है लेकिन अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है। तो आप ऐसी थिंकिंग लेके क्यों चलते हो यार? सबको चांस दो, सबको इंडिपेंडेंट होने का चांस दो। अमीर होना नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके बेसिक नीड्स जो आपको चाहिए, एजुकेशन बेसिक नीड है, घर, बिजनेस, और आपको पैसा हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े पैसे के लिए, दैट इज़ गरीब। आप किसी के पास जाते हो कि मुझे इतना पैसा चाहिए, कि मुझे घर चाहिए, कि मुझे बच्चों का एजुकेशन करना है, तो आप गरीब हो इसीलिए जा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो। ये बेसिक नीड है आपकी, इसके लिए तो आपके पास पैसा होना ही चाहिए। किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। ये सारे बेसिक नीड्स हैं, इनके पैसे आप कमा रहे हो तो आप अमीर नहीं बन रहे, आप जस्ट अपनी ज़रूरतें पूरे कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट में हर एक इन्वेस्टर को अपने गोल्स पता होने चाहिए, उसको कितने पैसों की कितने साल के बाद ज़रूरत है, ये है गोल्स का पता लगा लेना। एक बार ये पता चल जाए तो आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कैसी की जाए, कितने अमाउंट की मंथली सिप की जाए या लमसम अमाउंट कितना पे किया जाए, इंटरवल्स में कितना कितना पे किया जाए, ये आपको समझ आ जाएगा। इस हिसाब से फंड की कैटेगरीज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिक्योर रहना है या थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं। तो ये प्लानिंग में आपके गोल्स पता करना बहुत ज़रूरी है। आपकी एज अगर राइट है, अगर आप 20 से 25 के अंदर है, तो आप सही टाइम पे सही जगह आ चुके हैं। अब यहाँ से अपने गोल्स को फॉलो करिए, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है 20 से 25 साल के लिए कोई अच्छे फंड शुरू करता है, वो 3 फंड लेता है फॉर एग्जांपल और इन्वेस्ट शुरू कर देता है। 25 सालों को 5 या 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहला स्टेज 3 या 4 साल का। अब ये पहला स्टेज आपने अच्छे रिटर्न्स लेके पार कर लिए और देखें कि जो म्यूचुअल फंड में आप हो वो अच्छा रिटर्न दे रहे थे पिछले 3-4 साल से, और वहाँ उस स्टेज पे आप उस प्लेटफॉर्म पे ठहर के ये देखें कि अब जो मैं फंड्स में बैठा हूँ वो मुझे और आने वाले 4 साल अच्छा देंगे, तो आप वहाँ बने रहे। और आपको लगता है नहीं, आपके सामने वाले कोई फंड है जो अच्छा कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं इन फंड्स को छोड़ के। आपको मार्केट में अच्छे से अच्छा रिटर्न लेना है। 1% भी आप याद रखें, 1% भी बहुत ज़्यादा फर्क करेगा। तो इस तरह की स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते रहे। अगर वही म्यूचुअल फंड की कंपनी में कोई फंड है तो उसको कहते हैं स्विचिंग करना। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है हमेशा। ज़रूरी नहीं है कि पूरे 20-25 साल एक ही फंड में बैठे रहना है। अगर आप स्मार्टली इसको हैंडल कर लेते हैं हर 3-4 साल के बाद, तो आप एवरेज रिटर्न जो 18-20% हम ले रहे हैं उससे भी ज़्यादा हो सकता है। म्यूचुअल फंड जो इक्विटी कैटेगरी है, 1 साल के बाद आप कभी भी निकाल सकते हो, एग्जिट लोड भी नहीं कटेगा। लेकिन बास फंड में होता है 2 साल के लिए,
4 साल के बाद वो प्लेटफॉर्म पे ठहर कर सोचें कि अब मैंने ये फंड में 4 साल गुजार लिए, क्या ये फंड और 4 साल अच्छा दे सकता है मुझे? उस वक्त आपको आसानी से पता चल जाएगा वो चीज, क्योंकि मार्केट बता देगी आपको। तो उस वक्त अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मेरे फंड से ज्यादा अच्छे ये सामने वाले 3-4 फंड है, मैं यहां लगाता हूं, तो वो ऑप्शन आपके लिए आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बना देगा। ये गाड़ी में जो मैंने सवारी की, अब ये गाड़ी पुरानी हो चुकी है, ये स्पीड इसकी कम हो चुकी है, मुझे अभी दूसरी गाड़ी में सवार होना है, तो वहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी, जैसा एग्जिट लोड की या टैक्सेस की। 3-4 साल के बाद अभी आप ये रिप्लान कर सकते हो। moneycontrol.com पे है, अभी म्यूचुअल फंड पे क्लिक किए हैं, लार्ज कैप आपको नजर आ रहा है। लार्ज कैप पे क्लिक करने पे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज और राइट साइड में जो भी कैटेगरी को आप सेलेक्ट करते हो वो फंड्स आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ELSX फार्मा सेक्टर से, टेक्नोलॉजी सेक्टर से, इंडेक्स है, गिल्ड फंड्स है, डेफ फंड्स है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, इक्विटी से सभी फंड्स यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर देखने पे आपको नजर आएंगे रिटर्न, रैंक और नैव डिटेल से आप फंड्स को देख सकते हैं। जैसा भी आपको मैंने रिटर्न सेलेक्ट किया है, अभी रिटर्न में देखते हैं DSP ब्लैक रॉक माइक्रो कैप का 46% 3 साल पहले दिया है, 32% दिया है 2 साल पहले और 16% दिया है पिछले साल। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। म्यूचुअल फंड की क्लिक करने पे नाम से आ जाएंगे, ईयर से आ जाएगा, क्रिसल रैंक से भी आप सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब मैंने रैंकिंग से आप देख सकते हो सारे रैंक जो पहले नंबर पे है वो पहले आ गए, दूसरे नंबर पे जो है रैंक वो उसके बाद रैंक वाइज सॉर्ट हो गया। तो आप सारे फंड्स को रैंक से यहाँ देख सकते हो। रैंकिंग कोई भी फंड को 5 साल मार्केट में गुजारने के बाद ही मिलती है। कि आप नए नए फंड देख सकते हैं जिनको कोई रैंक नहीं मिली क्योंकि इनके 5 साल पूरे नहीं हुए मार्केट में, इनको शायद बाद में मिलेंगे। ये सारे PDF के फंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर हम एक मंथ से सॉर्ट करते हैं तो इस मंथ सबसे अच्छा जो किया है फंड वो सबसे पहले बताएगा, सॉर्ट हो जाएगा उससे। ये जो छोटा सा आइकन देख रहे हो माउस का, आप वो माउस का आइकन परचेज करने के लिए है। आपको अगर यहाँ से करना है परचेज तो कर सकते हो, लेकिन रेगुलर फंड आप परचेज करोगे यहाँ से क्योंकि थर्ड पार्टी से परचेज होगा। ये देख सकते हैं रैंक सालाना कैसा कैसा प्रॉफिट दिया है, 3 साल, 2 साल, 1 साल। अब फंड का नाम भी आप है यहाँ पर और आप उसको क्लिक करके अंदर भी जा सकते हैं डिटेल में। जैसा अभी हम जाने वाले हैं DSP ब्लैक रॉक का माइक्रो कैप फंड में, हम यहाँ अंदर आ गए। यहाँ पर एक ऑप्शन का एक बटन है, आप यहाँ पर दबाते ही वहाँ पर ऑप्शन के बटन में आपको डायरेक्ट फंड डिविडेंड दिखेगा। डिविडेंड मैंने आपको बताया है जो अपना फंड का फायदा डिविडेंड के तौर पे इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करते रहते हैं लोग, D यानी डिविडेंड। फिर हम दूसरा ऑप्शन जाके देखते हैं डायरेक्ट में ही G क्या हुआ, ग्रोथ। D यानी डिविडेंड, G यानी ग्रोथ। डायरेक्ट में ही अब हम ग्रोथ में आए। ये 28 रुपीज नैव है, ये 47। देखिए डिविडेंड का नैव 28 रुपीज इसलिए था क्योंकि वो फायदा बांटते रह रहा है तो वो डिविडेंड शेयर कर दे रहा है तो कम हो गया था नैव। अब यहाँ पर नैव देखिए 47 रुपीज है क्योंकि ग्रो हो रहा है, हर अमाउंट इंटरेस्ट का जुड़ते जा रहा है। ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये देखिए आप ग्राफ आ गया पूरा। सबसे नीचे ग्राफ था 2012 और 13 के बीच में जहाँ पर 13 रुपये हो गया था। उसके बाद जो चढ़ा है एकदम चढ़ते 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 40 रुपीज़ पे आ गया, 47 भी हो गया, 47 से फिर 36 हो गया था, लास्ट फरवरी में 36 रुपीज़ हो गया था। यहाँ एक ही डाउनफॉल दिख रहा है आपको इतने सालों में, 4 सालों में एक ही बार डाउनफॉल हुआ, फिर वापस वो दूसरे महीने में रिकवर कर लिया, वापस अभी 37.5 हो गया है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं फंड ने कैसा कैसा रिटर्न दिया है इतने सालों में। ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, अब देख क्या है। तो आप देखिए हर वक्त, हर साल, हर वक्त ये फंड ने ज़्यादा ही दिया है। कैटेगरी का जो एक नॉर्मल होता है रिटर्न रेट उससे ज़्यादा ही दिया है। कैटेगरी एवरेज जिसे कहते हैं हम, कैटेगरी एवरेज किसको कहेंगे, जो कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज आती हैं वो सारी कंपनीज का एवरेज निकालो तो जो एवरेज मिलता है
वो एवरेज को इसने हमेशा बीट किया है। तो आप यहाँ देख सकते हो बेस्ट ऑफ कैटेगरी के भी मुकाबले में रहा है हमेशा। यहाँ पर 15% तो 14% तकरीबन करीब ही रहा है हमेशा। सबसे अच्छा कैटेगरी में जिस फंड ने दिया है उसके मैच करते वक्त यहाँ पर देखिए 1 साल पहले 16% दिया है, जो कि ये ही सबसे ज़्यादा दिया है कैटेगरी में। और 36 था 2 साल पहले, यहाँ पर इसने 33 दिया, जो कि बहुत ही क्लोज कंपटीशन था। 46 ये ही सबसे ज़्यादा था 3 साल पहले कैटेगरी में। 2 बार नंबर 1 की पोजीशन पे रहा। अब यहाँ पर फंड इंफॉर्मेशन में आ गए हम। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन में ओपन एंडेड, ग्रोथ, ये कब शुरू हुआ, एग्जिट लोड 2 साल तक लगेगा 1% का। 2 साल से पहले आप निकलोगे तो 1% कटेगा आपका, जो भी आप अमाउंट लगाते हो इसमें। तो आप एग्जिट लोड का ध्यान रखें। और फंड ईमेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर और फंड मैनेजर का नाम और वो दूसरे फंड्स में क्या कर रहा है वो लिंक में आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगी। ये खाली इंफॉर्मेशन लेने के लिए है। ओके, आपको अगर डायरेक्ट परचेस करना है तो यहाँ से आप किसी के थ्रू परचेस मत करिए, क्योंकि यहाँ से सिर्फ रेगुलर फंड्स ही मिलेंगे आपको। ये पोर्टफोलियो में हम आ गए अभी अंदर। पोर्टफोलियो में कितने कंपनियों में पैसा लगाया है, कितने अमाउंट में, कितने परसेंटेज में, कितने शेयर्स खरीदे हैं। तो केमिकल सेक्टर से इतने शेयर्स, इतने करोड़ रुपए का 127 करोड़ रुपीस का शेयर्स खरीदे हैं शारदा कॉर्प का। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कंपनीज होते हैं, सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं। इस फंड ने 62 कंपनीज के शेयर्स खरीदे हैं करोड़ों में। हर एक मिनिमम अगर देखा जाए तो 3 करोड़ का, और मैक्सिमम देखे तो 127 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। तो ये शेयर्स जैसा जैसा मार्केट में ऊपर नीचे होते हैं आपके म्यूचुअल फंड में फायदा नुकसान बताएगा। के अंदर आ गए, वही फंड को हम डिटेल में देखेंगे कि उसके परचेस लिमिट्स क्या हैं, उसका एडिशनल परचेस लिमिट क्या है, और उसका SIP कितना किया जा सकता है। तो हम जो फंड्स है वो देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग फंड्स बेच रहे हैं। फंड्स ऑफ फंड्स है, फिक्स्ड इनकम स्कीम्स है, और हाइब्रिड स्कीम्स है, और इक्विटी स्कीम्स है। तो यहाँ पर हम माइक्रो कैप में आ जाते हैं, जहाँ हम वहाँ पर मनी कंट्रोल में देख रहे थे। फंड मैनेजर आ गया इधर, उनकी फोटो वगैरह, नाम, ठीक है। बेंचमार्क में आप देख सकते हो कितने करोड़ है। डायरेक्ट प्लान भी अवेलेबल है, रेगुलर प्लान भी अवेलेबल है, डिविडेंड भी है, ग्रोथ भी है। ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। मिनिमम परचेस लिमिट 1000 रुपये है, और एडिशनल परचेस आप कितना भी आपके मर्जी मुताबिक कर सकते हो। एडिशनल परचेस की कोई लिमिट नहीं है, 1000 रुपये मिनिमम है फर्स्ट टाइम जो देने हैं। ये सारी कंपनी इधर भी नजर आ रही है जो मनी कंट्रोल में दिख रही थी। हाउ टू इन्वेस्ट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ उनको ये फॉर्म फिलअप करना है, नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब देना है। आपको कॉल बैक आ जाएगा उनके साथ, या आप उनको कॉल भी कर सकते हो उनके टोल फ्री नंबर पे, उनके ऑफिस के टाइमिंग के हिसाब से। आप लोकेट अस में उनके बिजनेस ऑफिसेस कहाँ कौन से शहर में है वो सारे आप यहाँ पर देख सकते हो। इनके इंडिया में हर शहर में इनके ऑफिसेस है, तो आप इनके ऑफिस में ब्रांच विजिट भी कर सकते हो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने। किसी भी फंड में पैसा डालने से पहले आप फंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से पढ़ लें। उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एक इन्वेस्टर को जाननी चाहिए। परचेस लिमिट क्या है उस फंड की, एडिशनल परचेस लिमिट कितनी है, SIP में क्या लिमिट से आप SIP कर सकते हो, ये ज़रूर जान लें। जो आपने अपना बजट बनाया है वो फंड के लिमिट से भी मैच होना चाहिए। कि आप उनको कॉल करिए उनके टोल फ्री नंबर पे और पूछ सकते हैं फंड के रिलेटेड मिनिमम परचेस लिमिट्स क्या हैं। आप उनको ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे भी अवेलेबल है। और अगर आप फंड का रिलेटेड डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। जितने भी साल आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपने आप को पॉजिटिव रखें, बिल्कुल ही रिलैक्स रहें। ब्रोकर की बातों में आके फंड्स खरीदते ना जाएं। जितने ज़्यादा फंड्स उतना ज़्यादा फ़ायदा, ऐसा मत सोचिए। 10-12 फंड्स वाले भी पोर्टफोलियोस मैंने देखे हैं लोगों के। ये पोर्टफोलियोस में ऐसे भी फंड होते हैं जो इन्वेस्टर चाहता है कि ये 12 फंड्स मैंने लिए हैं उसमें से 3 मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे, तो वो फंड
में से वो बाहर निकलना चाहता है सारा टाइम, और नहीं निकल पाता है क्योंकि उसमें एग्जिट लोड कटेगा, उसका नुकसान होगा उसका, तो कंफ्यूज रहता है, ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो जहाँ पर उसको एंजॉय करना है, 3-4 फंड अच्छे वाले सेलेक्ट करके उसमें पैसा लगाना है, वो 10-12 फंड में इन्वॉल्व हो गया, सारा टाइम यही सोचता रहा कि कैसा निकलूँ मैं इनमें से, और मैं जो प्रॉफिट होना था उसकी जगह नुकसान हो रहा है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने आए हो, यहाँ पर टेंशन कमाने नहीं आए हो। टेंशन ज़्यादा फंड्स को लेके मत करिए। अगर आप 2 फंड 3 फंड से शुरू करते हैं, आप ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे, इजी जॉब होगा वो आपके लिए, क्योंकि एक एक म्यूचुअल फंड का पैसा वो जो हाँ लगाते हैं वो 200 से ज़्यादा कंपनीज में अलग अलग सेक्टर्स की। आप देखें कोई म्यूचुअल फंड अगर निकाल कर, तो वो कितने ज़्यादा सेक्टर्स में लगाए हैं। बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाए, ऑटोमेटिव, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, तो इतने सारे सेक्टर्स में पैसा लगाए, और हर सेक्टर में 20-22 कंपनी सेलेक्ट किए हुए उन लोगों ने। तो 200-250 कंपनीज एक एक म्यूचुअल फंड कंपनी के लगे हैं आपके। इतना तो पैसा फैल चुका है, यानी आप इनडायरेक्टली इतने जगहों पे आपने पैसा लगा दिया ऑलरेडी। और म्यूचुअल फंड इतने ज़्यादा इंट्रोड्यूस आप अपने पोर्टफोलियो पे ना करें, किसी के कहने पे ब्रोकर को उसका हर फंड जो इंट्रोड्यूस करवाएगा आपको, और आप खरीदेंगे तो उसको कमीशन मिलता जाएगा। वो कमीशन सिर्फ आप जब पे कर रहे हो पैसा इंस्टॉलमेंट्स में, एसआईपी में, जब ही नहीं मिल रहा है, जब आप रिडीम करोगे एक बड़ा अमाउंट, उसमें भी उसका कमीशन होगा।